हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। तो पिछले लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, जिसकी शुरुआत जो है जर्मनी के एक पादरी जिसका नाम मार्टिन लूथर था, उन्होंने की थी। और इसी तरह से हमने देखा भी था कि जो पूरा यूरोप है, या हम कहें तो जो भी इसका एक एरिया था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया था। पहला था हमारे रोमन कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। फिर वही हम प्रोटेस्टेंट अपना कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो इसका सिद्धांत था वो किस तरह से मार्टिन लूथर जी जो है पास्ट में जाने की बात करते हैं, और जिसके कारण है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसमें इसके सिद्धांत हैं। ये हमारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन। इसमें आप देखेंगे जो ईसाई पंथ में दो उसके फॉलोवर थे, संत पाल और संत अगस्टाइन। उन्होंने आस्था को मुक्ति का साधन बताया था। अर्थात जो हमने देखा भी था कि अगर हमें किसी चीज में आस्था है तो हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो भी मोक्ष है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे आप देखेंगे जो इनके दो फॉलोवर आते हैं, जो पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास थे। उन्होंने अच्छे कर्म को बताया था मुक्ति का साधन, लेकिन आप देखेंगे जो अच्छे कर्म इन्होंने बताए थे उसकी बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की थी। उसमें इन्होंने पुरोहितवाद और संस्कारवाद पर बल दिया था। अर्थात जो है एक ईसाई को पुरोहित के निर्देशन का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो पुरोहित होता है वो ईश्वर द्वारा चयनित एक व्यक्ति होता है और उसे 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। तो ये था जो पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास का सिद्धांत था, और इसी के द्वारा ये जो सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था कायम हुई थी पूरे यूरोप में, वो इन्हीं के द्वारा थी। तो चूंकि मार्टिन लूथर जो है वो सर्वव्यापी जो चर्च व्यवस्था है उसके विद्रोह में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने सिद्धांत को ये जो पीटर लोम्बार्ड और थॉमस एक्विनास हैं इनसे हटा करके पीछे ले जाना चाहिए, जो संत पाल और संत अगस्टाइन है, जो उन्होंने कहा कि आस्था ही मुक्ति का साधन है। अर्थात इनके अकॉर्डिंग था कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही वाला जिनका सिद्धांत है वो फॉलो करना चाहते थे। इस तरह से ये पीछे जाने की बात करते हैं। अब इसके बाद अगर हम जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है इसमें हम इसके कुछ कारकों की बात करें, किस कारण से ये यहाँ पर इतना ज्यादा फैला हुआ था, तो इसका पहला कारण हम लेते हैं धार्मिक कारण। इसमें आप देखेंगे जो पहला था हमारा वो है भ्रष्टाचार। अर्थात आप देखेंगे जो रोमन के पादरी होते थे चर्च के, उनका जो मानना था कि हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, हमें किसी भी तरह की वासनाओं से लिप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप वहीं अगर देखेंगे जो रोम के पोप होते थे या जो भी पादरी होते थे वो खुद इन सब कर्मकांडों में लिप्त रहते थे। तो एक तरह से तो ये आडंबर था। और दूसरा जो था, जो कि बहुत बड़ा ही था, वो था हमारा बिक्री पत्र। अब ये बिक्री पत्र क्या होता है, इसे हम देखें तो आप जो ये रोम कैथोलिक चर्च के पोप होते थे, इनका मानना था कि जो भी हमने पुण्य कमाया हुआ है वो हमने एक तरह से बैंक में जमा करके रख दिया है। जो भी हमने पुण्य कमाया है वो हमने बैंक में जमा करके रख दिया है। अगर आप जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए कुछ डिपॉजिट कीजिए, अर्थात पैसा जमा कीजिए, और हम अपने पुण्य का एक भाग आपको दे देंगे, तो आपको डायरेक्टली स्वर्ग मिलेगा। ये इनका मानना था। तो ये था जो बिक्री पत्र था। आप देखेंगे जो इसका खुले रूप में प्रयोग करते थे वो जर्मनी में करते थे, जिसका रीजन था क्योंकि उस समय वहां पर कोई शक्तिशाली राजतंत्र नहीं था। ये यहाँ पर था, इसलिए मार्टिन लूथर। और यहाँ पर जो हम देखें जो धार्मिक कारण है, यहाँ पर मार्टिन लूथर की उतनी भूमिका नहीं है, क्योंकि जो हमने धर्म सुधार आंदोलन में 2 धर्म सुधार आंदोलन देखे हैं, जिसमें हमारा था पहला प्रति धर्म सुधार आंदोलन। उसमें हमने देखा भी था कि वो जो है चर्च व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, बस उसमें थोड़ा सुधार करके। तो अगर ये ऐसे कुछ कर्मकांड है तो ये इनकी आलोचना करके, इनमें सुधार करके इसको स्थापित कर सकते थे चर्च व्यवस्था को। तो इसमें मार्टिन लूथर की उतनी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जो दूसरा कारण और तीसरा कारण है उसमें मार्टिन लूथर की भूमिका आ जाती है। जो दूसरा कारण है वो है आर्थिक कारण। अब इसमें आप देखेंगे जो आर्थिक कारण है, इसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च है उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्याज लेना और मुनाफा लेना दोनों ही अनैतिक हैं। और वहीं आप देखेंगे इसी कारण से क्या है, व्यापारियों में एक गहरा असंतोष भी था रोमन कैथोलिक चर्च को लेकर के। जबकि आप देखेंगे जब मार्टिन लूथर जी आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही नैतिक हैं। ये मार्टिन लूथर जी का कहना है।
और इसी तरह से आप देखेंगे इसीलिए जो एक व्यापारी वर्ग था वो मार्टिन लूथर के समर्थन में खड़ा भी हो जाता है। एक तो ये व्यवस्था थी और दूसरी जो थी जो कुलीन वर्ग था, क्योंकि वो जगह जगह पर अपनी एक चुंगी भी लिया करते थे, इसीलिए आप देखेंगे जो व्यापारी वर्ग था उसका जो विद्रोह था, जो असंतोष था, जिसके कारण से वो मार्टिन लूथर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो वही एक रीजन था कि जो यहाँ पर चुंगी लिया करते थे कुलीन हर जगह पे, तो उनका भी ये मानना था कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई राजतंत्र का उद्भव हो जाता है तो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए वो भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसका जो तीसरा कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप देखेंगे क्योंकि वहां पर सामंतवाद का पतन हो रहा है और राजतंत्र का उद्भव हो रहा है, तो जो राजतंत्र की महत्वाकांक्षा हम कहें जो राजा की महत्वाकांक्षा है अपनी कि हमें राष्ट्रीय सीमा खींचनी चाहिए, वहीं आप देखेंगे जो क्षेत्रीय चर्च है वही सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं अपनी जो उनकी राष्ट्रीय सीमा खींचने में। इसलिए राजतंत्र भी चाहता है कि अगर यहाँ पर जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन हो जाता है तो ये हम चूंकि इन पर जो है ये हावी हो जाएंगे हम लोग, और इस तरह से हम अपनी राष्ट्रीय सीमा भी खींच लेंगे। यही आप देखेंगे जी हमारा आर्थिक कारण था। इसमें एक और कारण था, एक तो ये था, दूसरा जो हमारा ये कुलीनों को लेकर के है। इसमें जो हमारा आर्थिक कारण में एक और है वो है जर्मन जो कुलीन वर्ग था। एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा था जो जर्मन कुलीन वर्ग है। इसमें आप देखेंगे जब मेहनत प्रणाली जो है वो टूट जाती है तो चूंकि जो कुलीन वर्ग था ये सामंत जो थे वो भी उनके पास से भी जितनी भी संपदा थी वो सब छीन जाती है, आप कहें तो जो भी उनके पास था धन वन इत्यादि चला जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे चर्च के पास बहुत ही बेहतर भूमि थी, तो ये चाहते थे हम उस पर कब्जा कर लें, और ये तभी हो सकता था जब यहाँ पर कोई उनके विद्रोह में खड़ा होता चर्च के, तब ये भी उनके साथ में खड़े होकर के अपनी एक भूमि संपदा जो है उस पर नियंत्रण कर सकते थे। तो एक रीजन ये था। और तीसरा रीजन जो आर्थिक कारण में है वो था सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। ये आर्थिक कारण में जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो है सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। इसमें आप देखेंगे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो लोकल चर्च होता था उसके जो भी पादरी होते थे वो क्या करते थे अपने खर्च के लिए, अपने चर्च के खर्च के लिए एक तारीख नामक धार्मिक कर लगाते थे। तो उसमें जो होता था कि अपने खर्च निकालने के बाद जो भी इनका खर्च है जब वो कंप्लीट हो जाता था, जो भी राशि बचती थी ये उसे रोम भेज देते थे। यही ये शुरू से ही करते चले आ रहे थे। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना आ जाती है लोगों में तो उन्हें ये लगने लगता है कि जो हमारा धन है उसका रोम को हस्तांतरण हो रहा है, तो यही कारण लेकर के उनके मन में विद्रोह हो जाता है। तो यही आप देखेंगे इसलिए वो प्रोटेस्टेंट आंदोलन में भी अपनी सहभागिता निभाने लगते हैं। तो ये हो गया जो हमारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन था उसका जो भी कारण था। अब यहाँ पर हम देखें उसके बाद जो एक और टॉपिक आता है हमारा, ये हमारा प्रोटेस्टेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे एक और टॉपिक जो आता है वो है हमारा व्यवसाय वाणिज्यवाद का उद्भव। ये जो वाणिज्यवाद का उद्भव है ये बहुत डिफरेंट टॉपिक नहीं है। इसमें आप देखेंगे हमने पीछे कवर किया हुआ है व्यावसायिक क्रांति, ये उसी का एक बदला हुआ स्वरूप है। इसमें आप देखेंगे जैसे जो व्यावसायिक क्रांति होती थी उसमें जो हित जुड़ा हुआ होता था वो मध्य वर्ग का हित था, या हम कहें तो व्यापारी वर्ग का हित था। लेकिन यहाँ देखेंगे जो वाणिज्यवाद आता है इसमें जो हित जुड़ा हुआ है वो राजा का है या राजतंत्र का है। यहाँ हम देखते हैं इसका जो उद्भव है वो किस तरह से हुआ है। इसके लिए आप देखेंगे जो 17वीं सदी है यहाँ तक आते आते जो व्यावसायिक क्रांति था उसका जो स्वरूप है वो बदल चुका है, क्योंकि आप इसके पीछे वाले में देखेंगे जब सामंत व्यवस्था थी इसमें सामंती व्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग होते थे वो अपनी वस्तुएं एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान में बेच करके मुनाफा कमाते थे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्थापित की थी। उसमें आप देखेंगे जो बीमा कंपनियां थी अनेक, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी सब कायम की हुई थी। उसके बाद आप देखते हैं जब सामंतवाद का पतन हो जाता है तो चूंकि वहां पर राजतंत्र का उद्भव होने लगता है तो आप देखेंगे जब राजा की महत्वाकांक्षा जगने लगती है
क्योंकि अब जो सामंत व्यवस्था है या हम कहें जो भी वहां के सामंत थे, जब वो देखते हैं कि इस तरह से उनकी व्यवस्था चरमरा रही है, टूट रही है, तो राजतंत्र क्या सोचता है कि अब चूंकि ये टूट ही रहे हैं तो हम इन पर अपना थोड़ा और जो फोर्स है लगा करके इन्हें कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आप देखेंगे उन्हें चाहिए होता था सेना और नौकरशाही। और ये तो राजा के पास होती नहीं थी, क्योंकि जो कर लगाते थे ये सब तभी संभव हो पाता जब कर आता इनके पास, और कर तो सीधा जाता था लॉर्ड के पास, या जो भी हमें पीछे देखा था जो ड्यूक थे, ये हम कहें तो सामंतों के पास। तो इस तरह से इन्होंने अब क्या किया कि डायरेक्ट कर लेना शुरू किया, लेकिन कर के लिए आप देखेंगे देश में संसाधन भी होने चाहिए। तो उस टाइम संसाधन उतना था नहीं, तो राजतंत्र ने, जो ये राजा थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। अब इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, तो उन्होंने अपनी सेना भी रखी, अपनी नौकरशाही भी रखी। लेकिन अब आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर काउंटर करने में, हम कहें जो सामंत हैं उनको काउंटर करने में बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत है, या हम कहें तो बहुत ज्यादा सेना और बहुत ज्यादा नौकरशाही की जरूरत है, क्योंकि उनके पास जो किले होते थे सामंत के पास, तो राजा के पास ऐसी कोई अभी तक शक्ति नहीं थी कि उसे तोड़ सकते थे। तो वही आप देखेंगे जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि होती जाती है तो खाने का भी आविष्कार होता है, और इसके पश्चात यहाँ आप देखेंगे जो सामंतों के किले थे उसे आसानी से राजा, जो राजतंत्र है वो उसके द्वारा तोड़ दिया जाता है। तो ये था जो हमारा व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन इसके लिए आप देखेंगे राजा को मध्य वर्ग का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता था। तो मध्य वर्ग राजा के पास क्यों आएगा? लेकिन आप देखेंगे जो पीछे है मध्य वर्ग का हित भी राजा के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें हमने दो कारण देखे थे, क्योंकि एक जो कुलीन जगह जगह पर चुंगी लेते थे, पहला तो वो था, और दूसरा जो चर्च के पादरी होते थे वो मुनाफिक और ब्याज को अनैतिक कहते थे। तो इस कारण से आप देखेंगे इनका भी एक मानना था कि अगर यहाँ पर एक राष्ट्र कायम हो जाता है तो हम अपना एक ही जगह पर चुंगी लेकर के दे करके अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इसीलिए वो राजा के पक्ष में आ जाते हैं। तो अभी इस तरह से क्या किया, राजा ने अपने फायदे के लिए जो भी व्यापार होता था उसे राजनीतिक हित में मोड़ दिया। इसी तरह से अगर आप इसके डिफिनेशन की बात करें तो ये जो था राजनैतिक हित के लिए राजनैतिक हित से प्रेरित एक आर्थिक कारक था। जो हमारा वाणिज्यवाद था। इसके लिए राजा ने जब यहाँ पर मध्यवर्ग जो उनके पक्ष में आ गया तो राजा ने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि आप ज्यादा से ज्यादा कीमती वस्तुओं का संग्रह कीजिए, दूसरा यहाँ पर आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दीजिए। ये था इनका जो राजा का एक अपने फायदे की बात थी, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जब कीमती वस्तुएं रहेंगी तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सेना और नौकरशाही स्थापित की जा सकेगी। तो ये था जो राजा का कहना था, और इससे क्या किया उन्होंने, व्यापार को भी बढ़ावा दिया, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। ये था राजा का पक्ष। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ये वाणिज्यवाद है इसका पहलू किस पर पड़ता है, हम कहते हैं इसका जो प्रभाव है वो किस तरह का प्रभाव है। इसमें आप देखेंगे हमारे 4 फैक्टर काम करते हैं, जिन्हें हम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें हमारा है बोलिए, यहाँ है हमारा वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के पहलू इसमें आप देखेंगे जो सबसे पहला है वो है बुलियनवाद। बुलियनवाद क्या है? जो भी हमने पीछे देखा कि कीमती धातुओं का संग्रह करना। ये है हमारा बुलियनवाद, केवल नाम इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी जो भी हमने पीछे देखा सेम वही है। दूसरा है यहाँ पर अनुकूल व्यापार संतुलन। इसमें जो है हमारा, अब यहाँ पर जो कीमती धातुएं थी आप देखेंगे जो यूरोप है उसमें संसाधनों की कमी होती थी, लेकिन ये तो धातुएं उन्हें तब मिली जब यहाँ पर अमेरिका और लैटिन अमेरिका इत्यादि की खोज हुई। तो यहाँ उन्होंने तो उपनिवेश स्थापित किए, इसलिए उनको धातुएं मिल गई। लेकिन जिन राष्ट्रों के पास कोई उपनिवेश नहीं है उनके लिए कहा गया कि वो आयात को कम करके
निर्यात को बढ़ा करके व्यापार को अपने पक्ष में कर ले। इससे व्यापार संतुलन में रहेगा, या हम कहें तो व्यापार उनके पक्ष में रहेगा। और जो तीसरा है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए, या हम कहें तो व्यापार फायदे के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो तीसरा है वो है चौथा जो है वो है उपनिवेशवाद। उपनिवेश जो भी हमने पीछे बात की कि स्टार्टिंग में राजतंत्र ने उपनिवेश ही स्थापित किए थे जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। तो ये था जो वाणिज्यवाद के पहलू। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे जो भी हमारा नया टॉपिक होगा वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय।